नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। और स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण जो है कि हम श्रृंखला को लगातार आगे बढ़ा नहीं सके, इसका हमें बहुत बहुत खेद है। और हम आप सभी को सूचना दे देना चाहते हैं कि 1 फरवरी को सुपर टेट और लेखपाल का ग्रामीण विकास, ये समय हम कल आप सभी को बता देंगे, सूचित कर देंगे कि कितने टाइम से लाइव क्लास चलेगी आपकी। और सिविल क्लासेज भी आपका जो है कि मंगलवार से चालू होगी, यानी कि 1 फरवरी से। तो आइए हम लोग जो है कि आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ से हम लोग समाप्त किए थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, और यह भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस श्रृंखला को इस वीडियो के माध्यम से पहली बार देख रहे हैं, तो वो इसके पीछे का वीडियो देख लें ताकि श्रृंखला वो जुड़ जाए। तो भाग 4 तक हम समाप्त कर चुके हैं और जो 5वां है आज हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो उपलब्धियों में हम लोग 17 उपलब्धियां गिना चुके हैं हम, और आज 18वीं उपलब्धि के विषय में हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि 18वीं उपलब्धि क्या रही। 1962 में इंडोनेशिया की राजधानी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एशियाई खेल आयोजित किया गया। इस खेल में भारतीय फुटबॉल टीम, आप सभी लोग हॉकी टीम की उपलब्धि तो पहले जिक्र उसका हो ही चुका है, लेकिन भारतीय फुटबॉल टीम ये जो करिश्मा दिखाई, यह अभी तक का जो है सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इसकी मानी जाती है। आप सभी को बता दें कि करंट में थोड़ा सा इसको याद रखी रहिएगा सभी लोग। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के स्थान पर बोर्निया में बनाए जाने की योजना चल रही है। बोर्निया, इसको याद रखे रहिएगा सभी लोग। बोर्निया एक करंट में किसी भी वनडे परीक्षा में या किसी में भी परीक्षा में आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसको याद रखे रहिए। तो भारतीय फुटबॉल टीम जो रही, इस भारतीय फुटबॉल टीम का कारनामा यह रहा कि यह फाइनल में दक्षिण कोरिया जैसी मजबूत टीम को 2-1 से पराजित की। दक्षिण कोरिया जैसी मजबूत टीम को 2-1 से पराजित कर दी, और दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता दूसरी बार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर बात की जाए शुरुआत में, तो भारतीय फुटबॉल टीम काफ़ी अच्छी टीम मानी जाती थी, लेकिन इसके बाद से इसकी रैंकिंग और इसके प्रदर्शन में लगातार जो है कि कमजोरी आती गई। और आज अगर बात की जाए तो आज फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 106वें स्थान पर है। 106वें स्थान पर है, और जबकि पहले स्थान पर, याद रखे रहिएगा सभी लोग, बेल्जियम है। तो 4 सितंबर 1962 के दिन स्वर्ण पदक जीता गया भारतीय फुटबॉल टीम से। इस चीज़ को लिख लीजिएगा, याद रखे रहिएगा। दोबारा देखिएगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अतीत की ज्ञानवर्धक श्रृंखला भाग 4 तक समाप्त हो चुका है। अब भाग 5वां में 18वीं उपलब्धि हम आप सभी को बता रहे हैं। 1962 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जो एशियाई खेल आयोजित हुआ, और इस एशियाई खेल में भारतीय फुटबॉल टीम उस समय की मजबूत मानी जाने वाली दक्षिण कोरिया को 2-1 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। यह एशियाई खेल में यह दूसरा स्वर्ण पदक रहा। और वर्तमान में जो है कि जो भारतीय फुटबॉल टीम है उसकी रैंकिंग 106 है। बेल्जियम पहले स्थान पर, अगर फीफा रैंकिंग में देखा जाए तो बेल्जियम पहले स्थान पर है। अगर बात की जाए
कि इस समय का जो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, उनका नाम है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री। आप सभी को जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जो 2021 में, अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। उसके अंतर्गत 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। उसमें सुनील छेत्री भी एक खिलाड़ी हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा इसके जो कोच हैं वर्तमान के, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच का भी नाम याद रखिए, कभी कभार पूछा जाता है। तो इनका नाम है इरोम स्टिमक। ये इसके कोच हैं। तो इसको याद रखे रहिएगा, इसको उतार लीजिएगा सभी लोग। अगला चीज देखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध, जो भारत का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। इसको भाखड़ा नांगल बांध, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो बहुउद्देशीय परियोजना रही, वह सबसे पहली यदि मानी जाए तो दामोदर घाटी परियोजना। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, उसको सभी लोग याद रखे रहिएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं 19वीं उपलब्धि की, भाखड़ा नांगल बांध। ये इससे जो बिजली का उत्पादन हो रहा है इस समय, इसको याद रखे रहिएगा। बिजली का उत्पादन जो हो रहा है वह 1325 मेगावाट हो रहा है। तो इससे लाभ क्या क्या है? दूसरा है सिंचाई की सुविधा। सिंचाई की सुविधा इससे हो रही है। और इसी से सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर, इसको याद रखे रहिएगा, जो राजस्थान तक जाती है। भारत की सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर है, इसको याद रखिए। तो भाखड़ा नांगल बांध के बारे में हम लोग देखते हैं कि यह क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में है। जैसा कि सभी लोग को बता दें कि भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना में है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की एक शोक नदी मानी जाती थी, आज भी उसे मानते हैं लोग। तो दामोदर घाटी परियोजना यह संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना, दुनिया की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है टेनेसी घाटी परियोजना। तो टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर भारत में पहली बहुउद्देशीय जो परियोजना शुरू किया गया, उसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। लेकिन भाखड़ा नांगल बांध इस मामले में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहला ऐसा सबसे ऊंचा बांध रहा जो कि एक भूकंपीय क्षेत्र में स्थित होने के साथ साथ, यह जो है कि एक भूकंपीय क्षेत्र में होने के साथ साथ एक गुरुत्वीय बांध था। कंक्रीट से निर्मित एक गुरुत्वीय बांध था जिसका निर्माण कार्य, देखिएगा, यह इस समय तो मान लीजिएगा यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध, दूसरा सबसे ऊंचा बांध। अगर पूछा जाए तब, तो पहला पूछा जाए तो टिहरी का सभी लोग नाम जानते होंगे। टिहरी गुरुत्वीय बांध के अंतर्गत बात की जाए तो यह भाखड़ा नांगल बांध, यह जो है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। गुरुत्वीय बांध की दृष्टि से देखा जाए, गुरुत्वीय बांध की दृष्टि से देखा जाए तो ये दूसरा है। लेकिन पहला कौन सा है? टिहरी बांध या टिहरी बहुउद्देशीय परियोजना। ये कहाँ पर है? ये टिहरी, उत्तराखंड के टिहरी जिले में किस नदी पर? भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर, भिलांगना नदी पर, भागीरथी भिलांगना नदी पर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 261 किलोमीटर, लगभग 261 मीटर है।
बात वहीं अगर भाखड़ा नांगल बांध की जाए तो इसकी ऊंचाई लगभग 225.55 मीटर है। इसकी ऊंचाई 225.55 मीटर है भाखड़ा नांगल बांध। ये कहाँ पर बनाया गया इसको? यह पंजाब के सतलज नदी पर, पंजाब राज्य के सतलज नदी पर इसे बनाया गया। इसमें एक जलाशय भी है, कृत्रिम जलाशय है, जिसका नाम है, जो सिख के 10वें गुरु गोविंद उन्हीं के नाम पे रखा गया, गोविंद सागर। एक कृत्रिम सागर है, एक कृत्रिम झील है। तो भाखड़ा नांगल बांध अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो उस समय भारत का सबसे ऊंचा बांध हुआ करता था, कंक्रीट से निर्मित, जो घुरुती बांध कहा जाता था, जो एक भूकंपीय क्षेत्र में होने के बावजूद भी आज भी बेहतर ढंग से काम कर रहा है। और लेकिन अगर आज बात की जाए तो टिहरी बांध, जो उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया ये टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई लगभग 261 मीटर है, ऊंचा है ये, लेकिन इसकी ऊंचाई 225.55 मीटर ऊंचा है भाखड़ा नांगल बांध है। अगर बात की जाए, अगर बहुउद्देशीय परियोजना की अगर बात की जाए तो बहुउद्देशीय परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे। आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे, याद रखे रहिएगा इसको। बहुउद्देशीय परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। इसकी शुरुआत, जो भाखड़ा नांगल बांध की शुरुआत है, ये माना जाता है इसका निर्माण शुरू हुआ था 1948 में। 1948 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और यह कार्य करना शुरू कर दिया था 1963 से। 1963 से यह कार्य करना शुरू कर दिया था, 1948 में यह शुरू हुआ था। तो इस तरह से देखा जाए तो हम आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि पहली पंचवर्षीय योजना में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं पे विशेष जोर दिया गया। उसमें दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध और जो है कि हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध माना जाता है। महानदी पर स्थित हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में स्थित है। तो इसको आप सभी लोग लिख लीजिएगा। भाखड़ा नांगल बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसकी ऊंचाई 225.55 मीटर ऊंचा है। बिजली उत्पादन इस समय 1325 मेगावाट इसकी बिजली उत्पादन क्षमता है। सिंचाई सुविधा है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य अगर संयुक्त परियोजना के रूप में देखा जाए तो संयुक्त परियोजना के रूप में पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान। लेकिन इससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अलावा हिमाचल प्रदेश और दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी इससे लाभान्वित होते हैं। तो ये पूरा आपका भाखड़ा नांगल बांध, जब हम भारत भूगोल पढ़ाएंगे तो भाखड़ा नांगल बांध के बारे में, गुरुत्वीय बांध की क्या विशेषता होती है, सारी चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। तो अभी आप सभी लोग ये जानकारी के लिए इसको जो है लिख लीजिएगा। अगला चीज़ देखिएगा, आप सभी लोग 20वीं जो उपलब्धि रही देश की, वह देश एक महिला को पहली बार प्रधानमंत्री बनाया और वह महिला कोई और नहीं बल्कि इंदिरा गांधी रही। तो देखिएगा, आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 को उनका देहावसान हो गया और उनकी मृत्यु के बाद दूसरे जो बने प्रधानमंत्री वो थे लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, यहाँ पर चर्चा हमें करना है इंदिरा गांधी जी का संक्षिप्त चर्चा करना है। लाल बहादुर शास्त्री यह देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। एक विनम्र, सरल स्वभाव के, सादगी भरी जीवन जीने वाले व्यक्ति। इनका जो है कि बहुत योगदान है इसमें श्रृंखला में
इनके जीवन के इस संक्षिप्त परिचय से जो है कि इनके जो है कि कद को हम लोग छोटा कर देंगे, इसलिए इनका अलग से जब क्लास लेंगे। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो देश सेवा ही इनका अंतिम उद्देश्य था। तो लाल बहादुर शास्त्री का संदिग्ध हालत में आप सभी लोगों को पता होगा कि 11 जनवरी 1966 में ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की ताशकंद राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। वहाँ से, चूँकि आप सभी लोग को थोड़ा सा जानकारी दे ही देते हैं कि 1965 में भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ और जिसमें भारत पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया। उस समय वहाँ के जो प्रमुख थे जनरल अयूब खां और लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद में एक समझौता हुआ। ताशकंद से समझौते के पश्चात जब ये वापस आ रहे थे तो हवाई दुर्घटना में संदिग्ध हालत में इनकी मौत हो गई और इसके पश्चात देश में सत्ता संभालने का काम इंदिरा गांधी जी की 1966 में। तो हम आप सभी को यही चीज़ बताना चाह रहे थे कि 20वीं उपलब्धि में देश पहली बार किसी महिला को प्रधानमंत्री के रूप में देखा। प्रधानमंत्री के रूप में महिला कौन रही? इंदिरा गांधी सत्ता पे कब आई? 1966 में। 1966 में आई तो कब तक रही? लगातार 1977 तक। लेकिन 1977 में जनता सरकार आ गई। जनता सरकार के पश्चात, इसके पतन के पश्चात 1980 में दोबारा ये सत्ता पर काबिज हुई। इस दौरान ये उसके बाद कहा जाता है कि 31 अक्टूबर 1984 को इनके ही सुरक्षा गार्डों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार उनके द्वारा चलाया गया। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार जो जून 1984 में चलाया गया और उस ऑपरेशन ब्लू स्टार का उद्देश्य यह था कि खालिस्तान की मांग करने वाले उग्रवादी गुट के नेता जनरल सिंह भिंडरावाले, जो कि हरमंदिर साहब में के पास छुपे हुए थे, वहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी जी के आदेश पर चलाया गया और वहाँ पर जो वहाँ का जो सिखों का पवित्र जो माना जाता है अकाल तख्त, उसको भी नुकसान पहुँचा। उसकी वजह से सिखों में एक आक्रोश की भावना आई और इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्डों के द्वारा ही 31 अक्टूबर 1984 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन ये तो रहा उनके जीवन का एक बहुत ही संक्षिप्त कि इंदिरा गांधी जी 1966 में बैठी, 1977 तक लगातार रही, फिर बाद में जनता सरकार आई और 1980 में जो है कि वो दोबारा आई सत्ता में और 31 अक्टूबर 1984 को उनके 2 सुरक्षा गार्ड, उनका नाम था बेअंत सिंह और एक का नाम था सतवंत सिंह, मारकर हत्या कर दिए। याद रखिएगा, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। इनके द्वारा क्या चलाया गया था? इनके द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इसका तो आप सभी लोग को बता दिए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का मुख्य उद्देश्य था कि पंजाब में सिखों के एक गुट, उग्रवादी गुट के द्वारा खालिस्तान की मांग की जा रही थी, उनके खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया इंदिरा गांधी के द्वारा और उसी से आक्रोशित होकर, हालांकि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचा जब अकाल तख्त को नुकसान पहुंचा उस ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान। इसी के कारण माना जाता है कि इनकी वही आधार बना। लेकिन इनकी उपलब्धियों की हम चर्चा करते हैं। देश की पहली किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाया गया। देश की पहली अगर कोई राष्ट्रपति हैं तो प्रतिभा पाटिल जी हैं। देश की पहली कोई अगर शासिका की बात करें तो वो रजिया सुल्तान है। तो ये देश की पहली, आज़ादी के बाद देश की पहली प्रधानमंत्री, माने देश के सारे बागडोर को संभालने वाली इंदिरा गांधी जी, इनकी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं। जैसे कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में। इसमें इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा।
क्योंकि उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान के अंतर्गत शामिल था। और यहाँ पर मुजिबुर रहमान जो शेख हसीना के पिताजी थे, मुजिबुर रहमान के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया और पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन चलाया गया, और जिसमें कि इंदिरा गांधी जी उनका सहयोग किया और इससे बांग्लादेश इसका जन्म हुआ, जो वर्तमान में बांग्लादेश है। दूसरी उपलब्धि जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इंदिरा गांधी जी की रही, वो देखिए गरीबी हटाओ का नारा दी थी। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी जी ने दिया था। वो चुनाव प्रचार के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दी, और गरीबी हटाओ नारा के अंतर्गत ही छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन कई कार्यक्रम चलाए गए, जैसे 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम, ऐसे ही कई कार्यक्रम चलाए गए। स्वरोजगार हेतु उन्होंने प्रेरित किया। 1975 में ये चला है, इसको याद रखिए। कभी मान लीजिए पूछा जा सकता, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है 20 सूत्री कार्यक्रम, तो पूछा जा सकता है। अगला जो उनकी उपलब्धि, कई ऐसे कुछ ऐसे निजी उद्यम थे और निजी वित्तीय संस्थान थे जिनका कि वो राष्ट्रीयकरण की, जिनमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है। ये राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ है। इसकी चर्चा ये एक स्पेशल उपलब्धि के रूप में है, इसको अलग से हम चर्चा करेंगे। 19 जुलाई 1969 को। तो इसके अलावा फिर दोबारा इन्होंने 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कब? ये 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो इस तरह से देखा जाए, अगर वर्तमान में बात की जाए तो बैंकों का जो है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कुल जो है आपकी 12 है, जबकि इंदिरा गांधी जी के समय काल में लगभग 20 राष्ट्रीयकृत बैंक हो चुके थे। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी कई ऐसे काम उनके द्वारा किया गया है, जैसे कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण, इन सब बहुत सी उपलब्धियां हैं। तो लेकिन अगर देश की उपलब्धियों के रूप में देखा जाए तो देश ने एक महिला को प्रधानमंत्री बनाया, और जो एक जहां पर दिल्ली में ही इनके नाम पर शक्ति स्थल के रूप में घोषित किया गया है। शक्ति स्थल, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो इसको उतार लीजिएगा सभी लोग। इंदिरा गांधी जी 1966 में सत्ता में आई, 1977 तक लगातार रही, फिर जनता सरकार आई, 1980 में आई वो, और 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर उनके सुरक्षा गार्डों के द्वारा ही बेअंत सिंह सतवंत सिंह के द्वारा हत्या कर दी गई। उसका कारण लोग बताते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके खिलाफ चलाया गया था? ये खालिस्तान की मांग करने वाले उग्रवादी गुट के द्वारा चलाया गया था। और इससे कहा जाता है उस ऑपरेशन के दौरान जो है कि सिखों का जो पवित्र अकाल तख्त माना जाता है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा था। उसकी वजह से ये कहा जाता है कि ये उनके सुरक्षा गार्डों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। फिर अगर बात करें हम इनकी उपलब्धियों के बारे में, तो 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। इनके समय काल में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया, जो आप सभी को पहले भी बता दिए हैं कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980। ये दोनों के राष्ट्रीयकरण के दौरान इंदिरा गांधी जी ही प्रधानमंत्री रहीं। कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस तरह से इनके समय काल में कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, और आज भी वह देश के विकास के लिए, देश के निर्माण में वो सहायक सिद्ध हो रहे हैं। तो देखिएगा, तो ये रही जो उपलब्धि, यह 20वीं उपलब्धि रही। अब अगला चीज देखते हैं हम लोग। 21वीं उपलब्धि के रूप में देखें, 21वीं उपलब्धि के रूप में देखें तो रीता फारिया का नाम कौन नहीं जानता है। रीता फारिया भारत की पहली ऐसी महिला रही जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। इसके बाद कई ऐसी महिलाएं, यानी कि वर्तमान तक 6 महिलाएं जो हैं, भारतीय 6 महिलाएं, वह मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं रीता फारिया।
21वीं जो उपलब्धि है रीता फारिया। रीता फारिया, देखिए रीता फारिया पेशे से डॉक्टर थी, पेशे से एक डॉक्टर थी। जब मॉडलिंग दुनिया में आई ये, मॉडलिंग दुनिया में आई ये, तो इन्होंने अपना नाम पूरी दुनिया में, जैसे कि 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता, मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। फिर बाद में ये अपने से पेशे से जुड़ गए। हम जैसे सब पहले ही बता दिया आप सभी को कि पेशे से डॉक्टर थी। रीता फारिया भारत की पहली, न केवल भारत की पहली बल्कि एशिया की पहली, एशिया की पहली महिला है जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता, मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। इसके बाद तो बहुत से ऐसे, जैसे कि ऐश्वर्या राय, डायना हिल, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मनुषी छिल्लर। ये सभी लोग जो है कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। लेकिन पहली जो इस उपलब्धि को प्राप्त की है वो रीता फारिया रही, जो पेशे से एक डॉक्टर रही। उसके बावजूद भी मॉडलिंग दुनिया में इन्होंने अपना नाम रोशन किया और 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीती। भारत की ही पहली नहीं बल्कि एशिया की ये पहली मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली महिला रही। इसके पश्चात 90 के दशक के पश्चात कई ऐसी जो है कि ब्यूटी क्वीन रही देश की, जिन्होंने जैसे ऐश्वर्या राय, डायना, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मनुषी छिल्लर लेटेस्ट है 2017 में इन्होंने जो है कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। तो इस तरह से देखा जाए तो 21वीं उपलब्धि के रूप में हम लोग देख सकते हैं रीता फारिया को। रीता फारिया हमारे देश की पहली ऐसी महिला रही जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। अगला हम लोग देखते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण के विषय में थोड़ा बता देना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और 22वीं उपलब्धि के रूप में उसे गिना देना चाहते हैं। हालांकि वो इंदिरा गांधी की ही देन रही, लेकिन देखिएगा 22वीं उपलब्धि जो अगर बात करें तो 22वीं उपलब्धि के रूप में हम देखेंगे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देखिए राष्ट्रीयकरण का मतलब यह होता है कि जब कोई भी ऐसी संपत्ति जो राष्ट्र की हो जाए, राष्ट्र की तब होगी जब सरकार की हिस्सेदारी उसमें 51% से अधिक हो जाए। उस समय अगर बात की जाए तो 14 जो व्यापारिक बैंक थे 14 जो व्यापारिक बैंक थे उनकी कुल पूंजी जो थी 50 करोड़ थी। तो जो 14 व्यापारिक बैंकों की पूंजी थी 50 करोड़ थी और इस 50 करोड़ की पूंजी वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को। इस समय जो राष्ट्रपति रहे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति जो थे वीवी गिरी और जो आरबीआई के गवर्नर रहे उनका नाम था एल के झा। इसको याद रखे रहिएगा। और प्रधानमंत्री, जैसे हम पहले ही आप सभी को बता दिए कि प्रधानमंत्री इस समय इंदिरा गांधी जी थी। इसको याद रखे रहिएगा कि 22वीं उपलब्धि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अतीत की ज्ञानवर्धक श्रृंखला के भाग 5 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये 22वीं उपलब्धि है। 14 व्यापारिक बैंक जिनकी कुल पूंजी 50 करोड़ रुपए रही, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 19 जुलाई 1969 को।
यदि बात की जाए कि इस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, और आरबीआई के गवर्नर जो थे एलके झा, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अगर वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में जो है कि हमारे देश में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। अभी 2020 में जो लेटेस्ट जो है कि मर्ज किया गया बैंकों का, उसके पहले तो 18 थे, 18 के बाद जो है कि 12 हो गए। तो इस तरह से हम लोग आज इस श्रृंखला को 22 तक पहुंचाए हैं भाग 5 के अंतर्गत। फिर आगे हम सभी जो है कि इस श्रृंखला को आगे हम लोग जारी रखेंगे, और ऑनलाइन क्लास भी चालू होगी। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।